चांद हमेशा से ही हमारे लिए एक विचित्र ऑब्जेक्ट रहा है। हम इसे लाखों सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन पहले के इंसानों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इस चांद पर अपने घर बसा रहे होंगे। भले ही ये घर अभी ना बने हों, लेकिन अब वह समय आ गया है जब हम अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर रहना शुरू करें। जब 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम चांद पर बेस बनाकर रह रहे होंगे। इसके बाद नासा ने अपने मून मिशंस को आर्थिक तंगी की वजह से बंद कर दिया, लेकिन 50 साल बाद आज फिर से हम चांद पर जाने के लिए तैयार हैं। आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत आज तक के बनाए गए सबसे पावरफुल रॉकेट से इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा, और इस बार यह इंसान पृथ्वी पर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वहीं पर एक बेस में रहेंगे। यह शुरुआत होगी हमारी इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन की। इस दशक के अंत तक इंसान चांद पर रह रहे होंगे, और ये बात पक्की है। आज हम आपको इसी मिशन और इन मून बेसिस के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक उन्होंने जितने भी मिशंस किए हैं उनमें से सबसे कठिन आर्टेमिस ही होने वाला है। इस मिशन के 3 मुख्य पार्ट होंगे। सबसे पहला है स्पेसक्राफ्ट, दूसरा है द गेटवे और तीसरा है द मून बेस। यहाँ पर नासा के वैज्ञानिकों को काफी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएं। दूसरी बात, उन्हें वापस आने में भी कोई दिक्कत ना हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि इस मिशन में ज्यादा पैसे खर्च ना हो। इस पूरे सिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट हैं। पहला है द SLS रॉकेट, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट। SLS आज तक का बनाया गया सबसे पावरफुल रॉकेट है। यह 100 मीटर लंबा है और फ्यूल भर देने के बाद इसका वजन 2600 टन हो जाता है। इस रॉकेट में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये हमारे ओरियन स्पेसक्राफ्ट को इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट से दूर ले जा सकता है। यह रॉकेट बहुत पहले ही बनकर तैयार हो गया था और इसे नवंबर महीने में लॉन्च भी किया गया। भले ही यह रॉकेट काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ओरियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के सामने ये कुछ भी नहीं है। स्पेस इंजीनियर्स ने आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट बनाए हैं, ये उन सभी में से सबसे ज्यादा आधुनिक है। सबसे पहले वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को चांद पर भेजेंगे, और अगर यह मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है तो आगे चलकर इसी तरह के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल मंगल ग्रह पर भी जाने के लिए किया जाएगा। सीधी सी बात है, जब इसे मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा तो इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडल और सतह चांद से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। चांद के पास तो अपना खुद का मोटा वायुमंडल भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर लैंडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से गुजरता है तो उसके अंदर टर्ब्यूलेंस क्रिएट होता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो टर्बुलेंस नाम की कोई चीज ही नहीं पैदा होगी। स्पेसक्राफ्ट के ऊपर मौजूद इस नुकीले भाग का एक बहुत ही जरूरी इस्तेमाल है। इसे लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रॉकेट के फट जाने की वजह से स्पेसक्राफ्ट भी बर्बाद हो जाता है, जिस वजह से भारी नुकसान होता है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इस सिस्टम को बनाया जाता है। इसमें अगर रॉकेट को कुछ भी होता है तो यह मॉड्यूल अपने आप ही बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा और उस धमाके से अपने आप को बचा लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में मैक्सिमम 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। सीधी सी बात है कि सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटीज होंगी। सब अलग अलग मॉड्यूल्स को संभालेंगे और मिशन के अलग अलग भाग पर अपना रोल अदा करेंगे। ये तो बात हुई स्पेसक्राफ्ट की, लेकिन आखिर हम वहाँ पर लैंड कैसे करेंगे और किस तरह से इंसानों को वापस लाया जाएगा? यहाँ पर काम आता है हमारे दूसरे प्रोग्राम का, जिसे द गेटवे प्रोग्राम कहा जाता है। गेटवे इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा पहला स्पेस स्टेशन होगा जो पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर चांद का चक्कर लगाएगा। इसका काम बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही होगा। यहाँ पर काफी सारे देश अपने स्पेसक्राफ्ट को डॉक करेंगे। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में जाएंगे और चांद पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस स्पेस स्टेशन की वजह से चांद पर आना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। नासा इस प्रोजेक्ट को अकेले नहीं बना रहा है, बल्कि इसमें उन्होंने काफी सारी कंपनीज का साथ लिया है, जिसमें से एक एलोन मस्क की SpaceX भी है। अब हमारे एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं। अगला मिशन है चांद पर लैंड करने का।
और यहाँ पर काम आएगा हमारा तीसरा प्रोग्राम, जिसे लूनर लैंडिंग सिस्टम कहा जाता है। यह चांद पर लैंड करने का आखिरी स्टेप होगा और इसके लिए नासा एक टैक्सी डिजाइन कर रहा है। यह टैक्सी लोगों को स्पेस स्टेशन से पिकअप करके चांद के सरफेस पर छोड़ देगी और जो लोग चांद के सरफेस पर मौजूद होंगे उन्हें वहां से पिकअप करके स्पेस स्टेशन में छोड़ देगी, बिल्कुल एक टैक्सी की तरह। इसे वैज्ञानिक स्पेस टैक्सी के नाम से ही बुलाने वाले हैं, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब एस्ट्रोनॉट चांद पर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर वहां पर कोई घर ही नहीं होगा तो वो रहेंगे कहाँ? चांद पर एटमॉस्फेयर न होने की वजह से वहां पर तापमान और कंडीशन काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। चांद पर 13.5 दिनों के लिए सूर्य निकलता है और बाकी के 13.5 दिनों के लिए यहाँ पर अंधेरा रहता है। जब सूर्य चांद की सतह के सामने होता है तो वहाँ का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे बहुत आसानी से एक इंसान जलकर मर जाएगा। यहाँ पर सिर्फ गर्मी ही एकमात्र खतरनाक चीज नहीं है। चांद के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोलर पार्टिकल्स और हार्मफुल रेडिएशन हमेशा ही आती रहती है, जो इंसानों में स्किन कैंसर का कारण बन सकती है। अगर स्पेसक्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से प्रोटेक्ट ना किया जाए तो यह रेडिएशन उन्हें भी खराब कर सकती है। बचे हुए 13.5 दिनों में जब सूर्य चांद के सामने नहीं होता है तब वहाँ पर तापमान -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो इंसानों की कुल्फी जमाने के लिए काफी है। ठंडी के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डार्क अंधेरा होता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स का यहाँ पर रिसर्च करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पर जरूरत आती है एक ऐसे बेस की जो इंसानों को काफी सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर सके। इस पूरे मिशन की सबसे खास बात ये बेसिस ही है। इस दशक में नासा एक ऐसे मून बेस को तैयार करना शुरू कर देगा जो इंसानों को हमेशा के लिए वहाँ पर रहने की क्षमता दे पाए। नासा ने अपने मॉडल में बताया है कि इस मून बेस में एक फ्यूचरिस्टिक लूनर केबिन होगा जिसमें इंसान रह पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर लूनर रोवर्स होंगे जो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेंगे। आप इन्हें चांद की कार्स कह सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल होम भी मौजूद होंगे, यानी ऐसे घर जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। जब 1960 और 1970 के दशक में नासा ने अपोलो मिशंस को अंजाम दिया था तो उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को चांद के इक्वेटर रीजन में लैंड करवाया था। किसी भी ग्रह या चांद का इक्वेटोरियल भाग उसके मध्य भाग को कहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक इन सभी लूनर बेस को चांद के साउथ पोल पर बनाने वाले हैं। हम चांद के साउथ पोल पर कभी भी नहीं गए हैं, लेकिन हमें इसके बारे में काफी सारी जानकारी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इंसानों के लिए पानी काफी ज्यादा जरूरी है और पूरे चांद पर सबसे ज्यादा पानी साउथ पोल के एरिया में ही मौजूद है। यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ के फॉर्म में है, जिसे बाद में एस्ट्रोनॉट पिघलाकर अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। चांद के साउथ पोल पर बेस बनाने का एक और बहुत बड़ा कारण है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमेशा ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा नहीं होता और टेम्परेचर एक्सट्रीम लो में नहीं जाता। इसके अलावा वैज्ञानिक यहाँ पर सोलर फार्म बनाकर काफी सारी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जो मून बेस की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करेगी। मून बेस बनाने के पीछे वैज्ञानिकों का एक बड़ा मिशन है। वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि जब इंसानों को पृथ्वी से काफी दूर काफी लंबे समय के लिए रखा जाता है तो उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है और उन चीजों को कैसे संभाला जा सकता है। बढ़ती पॉपुलेशन और पॉल्यूशन को देखते हुए हमें एक ना एक दिन किसी न किसी दूसरे ग्रह पर जाना ही पड़ेगा। तो अगर हम आज से ही प्रैक्टिस चालू करेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा माना जाता है कि रेडिएशन और लो ग्रेविटी में हमारी बॉडी बेकार होने लगती है, लेकिन जब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा तो उन्हें फुल प्रोटेक्शन के साथ भेजा जाएगा और जो भी कमी आएगी उसे नई नई टेक्नोलॉजी से सही किया जाएगा। जिस तरह से अपोलो मिशन को अलग अलग हिस्सों में किया गया था, वैसे ही आर्टेमिस मिशन को भी छोटे छोटे हिस्सों में किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले टेस्टिंग होगी और उसके बाद असली इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि आर्टेमिस 1 कुछ ही हफ्ते पहले लॉन्च हो चुका है और यह मिशन सक्सेसफुल रहा। इस मिशन से SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया गया था। आर्टेमिस 2 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। ये पहले वाले मिशन का एक कॉपी होगा, बस अंतर ये होगा कि इसमें असली इंसान बैठे होंगे। ये एस्ट्रोनॉट सबसे पहले यहाँ से चांद पर जाएंगे और उसका चक्कर लगाने के बाद वापस से पृथ्वी पर आ जाएंगे। इस मिशन के बाद 2025 में आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जो इंसानों को पृथ्वी से चांद पर ले जाएगा और उन्हें वहां पर लैंड भी कराएगा। 1972 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इंसानों ने चांद की जमीन पर कदम रखा होगा। अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहता है
तो नासा के वैज्ञानिक हर साल इन एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजते रहेंगे और वहां पर रिसर्च को कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे मून बेस को भी सेटअप किया जाएगा। ये तो बात हुई इस पूरे मिशन के टेक्निकल पार्ट की, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नासा आखिर इस मिशन को क्यों कर रहा है? मेरा मतलब, इंसान तो पहले भी चांद पर जा चुके हैं और कई बार जा चुके हैं, तो फिर से उन्हें वहां पर भेजना क्यों जरूरी है? इसका एक उत्तर नहीं है। सबसे पहली बात तो वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं। उनके मुताबिक अगर हम चांद के इस रीजन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो हमें अर्थ और मून दोनों की इवोल्यूशन के बारे में काफी सारी जानकारी मिलेगी। इससे हम टाइमलाइन में पीछे जाकर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल किस तरह से बना था और कैसे चीजें शुरू से आज तक बनती आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक वैज्ञानिकों को ये तक नहीं पता है कि आखिर चांद कैसे बना था। इसके बारे में काफी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक सटीक आंसर किसी के पास भी नहीं है। चांद की साउथ पोल पर स्टडी करने के बाद हमें ये पता चल सकता है कि आखिर हमारा चांद कैसे बना था। शायद वहां पर मौजूद बर्फ में हमें कुछ ऐसे सैंपल मिल जाए जिससे हमें ये पता चले कि वह हमारी पृथ्वी का पार्ट है भी या नहीं। जब इंसान वहां पर रहना शुरू कर देंगे तो वह धीरे धीरे चांद के काफी सारे अननोन फीचर से वाकिफ हो जाएंगे। हमें नई नई खोज करने को मिलेगी और धीरे धीरे हम मंगल ग्रह पर लैंड करने की ओर बढ़ते जाएंगे। नासा बताता है कि चांद पर वापस जाने के काफी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं। उनके मुताबिक अब हम एक परफेक्ट स्टेज पर हैं जब हमें पृथ्वी के अलावा नए घरों को खोजना चाहिए। ऐसे में अगर हम किसी मिशन को करके 10 साल के लिए शांत बैठ जाते हैं तो उससे काफी सारा समय भी बर्बाद होगा और काफी सारे पैसे भी। जब मिशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी और स्पेस कॉलोनाइजेशन काफी तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। इसके अलावा इस मिशन को लॉन्च करके नासा यंग लोगों के अंदर एक पैशन को लाना चाहता है। अपोलो मिशंस ने काफी सारे बच्चों को प्रेरित किया था, जिसमें से आगे चलकर काफी सारे इंजीनियर भी बने। वह अपोलो मिशन ही था जिसके बाद से ही वर्ल्ड में इंजीनियर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और टेक्नोलॉजी में एक अलग ही उछाल आया। स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारे पास वाईफाई टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तेजी से फैलने लगा। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा की वैज्ञानिक महिलाओं को चांद पर भेजने का प्लान कर रहे हैं और ऐसा पहली बार होगा जब कोई महिला चांद पर अपना कदम रखेगी। जब अपोलो मिशन के एक एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी की यह फोटो ली थी, तब के बाद से बहुत सारे क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट सामने आने लगे, जिन्होंने पृथ्वी की विकृत हुई हालत के खिलाफ आवाज उठाई। आज 50 साल बाद हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं और पेट्रोल को त्याग कर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगले 50 सालों में हम इस लेवल पर होंगे कि हम चांद पर छुट्टियां मनाने जा रहे होंगे। कुछ ही दिन पहले एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने यह अनाउंस किया कि वह स्पेस की एक ट्रिप का $1,25,000 चार्ज करेगी, जो वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में यह दाम काफी ज्यादा कम होने वाले हैं। मात्र 1 दशक में हम अपनी पृथ्वी को छोड़ना शुरू कर चुके होंगे और किसी दूसरे पिंड पर जाकर रह रहे होंगे। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको चांद के बहुत ही आधुनिक मिशन के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत हम इसी दशक में चांद पर अपने घर बना रहे होंगे। दोस्तों, आप सौरमंडल के किस ग्रह पर या मून पर अपना घर बनाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।